लाया और मन ही मन सोचा, यहां तक कि असली सौदा भी बेकार का कचरा था, बाकी सब तो और भी बेकार था। मैं यहां कोई उपयोगी चीज मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब वह जाने वाला था तभी उसे कोने में एक चीज की झलक दिखी। अचानक उसका शरीर अकड़ गया और वह हल्की सी सांस को रोक नहीं सका। यह क्या है? यह देखकर कि ईशान अब बोल नहीं रहा था, वर्षा ने उस दिशा में देखा जिधर ईशान देख रहा था और कोने में एक भूरे रंग का जेड देखा। बहुत पुराना होने के अलावा इस फटे पुटे जेड के टुकड़े की तुलना चमकते मोती से नहीं की जा सकती थी। ओह हाँ, जैकपॉट, ईशान ने मन ही मन कहा। ईशान के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। उसने मुड़कर वर्षा से कहा, यह जेड कितने का है? मैं इसे लेना चाहता हूं। वह बैंक कार्ड साथ लाया था जो शिवा ने उसे तोहफे में दिया था, इसीलिए उसने बिना किसी हिचक के कीमत पूछ ली। अगर तुम्हें पसंद है तो बस ले लो, वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दादाजी ने पहले ही लड़के को एक हवेली तोहफे में दे दी थी जिसकी कीमत करोड़ों रुपए से ज्यादा थी। इस साधारण दिखने वाले जेड को पैकेज में जोड़ने में क्या बुराई थी? आप क्या कहते हैं अंकल सुधीर? अंकल सुधीर ने एक चिकनी मुस्कान बिखेरी और फिर जवाब दिया, बेशक, प्लीज ईशान, अपनी मदद खुद करो। अंकल सुधीर अभी भी ईशान के शक्ति प्रदर्शन से चुप थे। उन्होंने सबक सीख लिया था। उनका लहजा अब और सम्मानजनक हो गया था। बहुत अच्छा, मैं आपका आभारी हूं। ईशान ने सिर हिलाया और जेड को पकड़ लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वर्षा को आश्चर्य और खुशी का मिश्रण महसूस हुआ जब उसने देखा कि यह खास मास्टर अब उसके परिवार के प्रति खुलने लगा था। उसे ईशान का शांत चेहरा और थोड़ा रूखा रवैया याद आया जब उसे उसके दादा से एक हवेली मिली थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि जेड का एक बेकार टुकड़ा पाकर वह इतना खुश हो जाएगा? एक बड़े गुरु के पक्ष में एक आभूषण का टुकड़ा, इससे बेहतर सौदा और हो ही नहीं सकता था। क्या यह हो सकता है कि इस जेड की कीमत किसी हवेली से भी ज्यादा हो? इस जेड में ऐसी क्या खास बात है? वर्षा ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुमने मुझसे असली धर्म चीज दिखाने के लिए नहीं कहा था? ईशान ने एक पल रुककर धीरे से पूछा। वर्षा और अंकल सुधीर ने एक दूसरे को भ्रमित नजरों से देखा। ईशान, क्या यह वही असली धर्म चीज है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? अंकल सुधीर ने सावधानी से पूछा। यह पुराना जेड देखने में साधारण लग रहा था और कोई भी बता सकता था कि इसका शरीर खामियों से भरा हुआ था। यह हॉल में रखे कई कीमती रत्नों से बिल्कुल अलग था। इस जेड में ऐसा क्या खास होगा? खैर, यह अभी पूरी तरह से धर्म चीज नहीं है, ईशान ने धीरे से कहा और उसने सावधानी से जेड को अपनी जेब में रख लिया। इसमें अभी भी कुछ खामियां हैं, लेकिन एक बार जब मैं इसे ठीक कर लूंगा तो यह एक शक्तिशाली धर्म खजाना बन जाएगा। अंकल सुधीर और वर्षा दोनों ही उसके शब्दों से हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी आसानी से एक शानदार धर्म चीज बना सकता है। ये महसूस करते हुए कि ईशान ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, दोनों ने उससे और सवाल न पूछने का फैसला किया। यहां देखने के लिए और कुछ नहीं है, चलो चलें। कीमती जेड पाने के बाद ईशान संतुष्ट था। रिसेप्शन हॉल में वापस आने के बाद उसने देखा कि हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। लगभग सभी किशोरों ने ईशान के हाथों वीर प्रताप की शर्मनाक हार देखी थी और इसलिए किसी ने भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। तुम वापस आ गए? रश्मि ने उसका स्वागत किया। उसकी आवाज थोड़ी अजीब थी। हाँ, ईशान ने उदासीन चेहरा बनाए रखा और सिर हिलाया। वह रश्मि के पास से होते हुए वामिका के पास गया और उसने वामिका के प्यारे और हैरान चेहरे को सहलाया। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे पूछना। रिसेप्शन में शामिल सभी लोगों में से केवल वामिका ने ही उसकी मदद की थी जब वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ था। ईशान इसे कभी नहीं भूलेगा। वामिका उसके लिए खड़ी होने को तैयार थी, भले ही उसे लगता था कि वह एक असहाय देहाती लड़का है। ईशान वामिका की सच्ची चिंता से प्रभावित हुआ। इससे उसे लगा कि ताई माँ के अलावा वामिका उसके जीवन में अब तक की सबसे ज्यादा देखभाल करने वाली इंसान थी। वह उसे अपनी छोटी बहन मानने से खुद को रोक नहीं पाया और उसकी रक्षा करना चाहता था जैसे उसने उसकी रक्षा की थी। ईशान द्वारा वामिका के सिर पर थपकी देने से वह शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अचानक उसके पास शब्द नहीं रहे।
हाँ हाँ, ईशान ने हंसते हुए कहा। कमरे से बाहर जाने से पहले वर्षा ने दोनों लड़कियों की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंकल सुधीर ने तुरंत संकेत समझ लिया। उन्होंने कर्मचारियों को सीटों को फिर से सेट करने का आदेश दिया ताकि दोनों लड़कियों को आगे की पंक्ति में सीटें मिलें। उन्होंने कर्मचारियों को दोनों लड़कियों की जरूरतों का ध्यान रखने की याद दिलाई, खास तौर पर वामिका नाम की लड़की की। इस खास व्यवहार से वामिका के और दोस्तों की आंखें ईर्ष्या से हरी हो गईं। रिसेप्शन हॉल में आते ही किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया था। वह इंटरनेशनल ग्रुप में दूसरे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे और मैनेजर यश से कहीं ज्यादा बड़े पद पर थे। यह तथ्य कि अंकल सुधीर को भी ईशान की चापलूसी करनी पड़ी, सभी को लड़के के प्रभाव के बारे में बताता था। वर्षा ने ईशान को उतारने के बाद तुरंत प्राचीन जेड निकाल लिया। किसने सोचा होगा कि मुझे धरती पर जेड का एक ऐसा टुकड़ा मिलेगा, मुझे इससे ज्यादा कीमती खजाना नहीं मिल सकता था, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सोचा था कि एक कमी के कारण धरती पर कोई और खजाना नहीं बचेगा। जेड का यह टुकड़ा सबसे दुर्लभ रूप था। यह कोई साधारण चीज नहीं थी और इसे एक खास वस्तु के रूप में देखा जा सकता था। मैंने जेड तावीज बनाने के लिए कुछ कीमती जेड खरीदने के बारे में सोचा था। जेड का एक टुकड़ा चाहे कितना भी सही क्यों ना हो, उसकी तुलना इस जेड से नहीं की जा सकती। साधारण जेड से बने तावीज का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है, लेकिन इस जेड से बने तावीज का इस्तेमाल बार बार अनिश्चित काल तक किया जा सकता है। वह अभी मध्य स्तर पर था और इसलिए उसे अभी भी अपने कमजोर शरीर के साथ रहना था। अगर उसे गोली लग जाती तो यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह कहां लगी। घाव घातक हो सकता था। हालांकि जेड तावीज जैसे धर्म खजाने की सुरक्षा के साथ ईशान छोटे मोटे नुकसान को रोकने में सक्षम हो सकता था। यह पहली खास वस्तु है जो मुझे मिली है। मुझे इसका समझदारी से उपयोग करना होगा। कौन जानता है कि मुझे एक और वस्तु पाने के लिए कितना इंतजार करना होगा। ऐसा सोचकर ईशान ने काम शुरू किया और प्राचीन जेड को ठीक करने के लिए एक सच्ची आग बुलाई। थोड़ी देर बाद प्राचीन जेड ने अपना बाहरी आवरण उतारते हुए चटचटाहट की आवाज शुरू कर दी, जिससे एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का चमकदार रत्न प्रकट हुआ। जेड की बनावट सबसे शुद्ध जेड से भी ज्यादा चिकनी थी और इसकी सतह पर गर्म चमक थी। मुझे यकीन है कि नीलामी में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। यह बस एक क्षण का विचार था। ईशान जानता था कि अगर कोई उसे 1 ट्रिलियन रुपये भी दे तो भी वह इसे नहीं बेचेगा। अगर मैं सफलतापूर्वक जेड तावीज बना सकता हूं तो मुझे दूसरा जीवन मिल सकता है। कोई भी पैसा इसे नहीं खरीद सकता। जब मैं यह बना लूंगा तो मैं कुछ और बनाऊंगा। 2 मेरे माता पिता के लिए, 1 बहन के लिए और 1 प्राची के लिए। ईशान ने मन ही मन सोचा। ये वे लोग थे जिनकी वह इस दुनिया में वास्तव में परवाह करता था। प्राची के बारे में सोचते ही उसके दिल में गहरी भावनाएं भर गईं। उसने आसमान की ओर देखा। सितारों के अंत में सुवर्ण नगर था जहां उसका प्यार रहता था। उसने सोचा कि प्राची को भी उसकी तरह 12वीं कक्षा में होना चाहिए। अपने पिछले जीवन में वे एक दूसरे को तब तक नहीं देख पाए थे जब तक वे यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचे। हालांकि उसका पुनर्जन्म हुए अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय ही हुआ था, लेकिन उससे पहले से ही प्राची की बहुत याद आ रही थी। प्राची, मेरे लिए रुको। मैं फिर कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं और मजबूत हो जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारी बाकी जिंदगी तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैं तुमसे यह जोर से और साफ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ईशान ने मन ही मन कसम खाई। अपने पिछले जीवन में उसकी साधना उस गति से नहीं चल पाई थी जिस गति से उसका जीवन बिखर गया था, और इसलिए वह अपने प्रियजनों को बचाने में विफल रहा था। हालांकि अब वह मध्य स्तर पर पहुंच चुका था। जेड तावीज बनाना वह कम से कम काम था जो वह अपने परिवार के लिए कर सकता था। अपने आप को समेटने के बाद वह आखिरकार इस जीवन में अपनी पहली धर्म चीज बनाने के लिए तैयार था। अमृत बनाने के विपरीत केवल उच्च स्तरीय साधक ही धर्म चीज बनाने में सफल हो सकते थे। आमतौर पर उच्च स्तर ही शुरुआती बिंदु था, लेकिन ईशान ने फिर भी इसे आजमाने का फैसला किया। कक्षा में केवल 3 छात्रों को पता था कि नीलामी में क्या हुआ था। वे थे आस्तिक, दीपिका और समीर। उस दिन के बाद से समीर ने अपना उत्पीड़न छोड़ दिया था।
जबकि आस्तिक ने अपने गुस्से और ईर्ष्या को पढ़ाई के लिए प्रेरणा में बदल दिया था। दूसरी ओर ईशान के प्रति दीपिका के रवैये में 180 डिग्री का बदलाव आया था। उसने समय समय पर ईशान के साथ छोटी छोटी बातें शुरू कर दी थीं और ईशान के दोस्तों के छोटे समूह में घुसने की कोशिश की थी। ईशान ने चीज का काम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से किया। ईशान की अपेक्षाकृत कम शक्ति के कारण वह केवल धैर्य पर भरोसा कर सकता था। हर दिन वह एक बार में एक निशान बनाकर जेड पर छोटे छोटे शिलालेख बनाता और इस मुश्किल काम को पूरा करता था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जेड का शरीर रहस्यमयी प्रतीकों और शिलालेखों से ढक गया था। ये शब्द और प्रतीक इतने छोटे थे कि वे नग्न आंखों से भी दिखाई नहीं दे सकते थे। बिना किसी उपकरण के ईशान ने अपनी रहस्यमयी ऊर्जा का उपयोग करके इन प्रतीकों को उकेरा था। नक्काशी का सही निष्पादन ईशान के अपनी शक्ति पर अविश्वसनीय नियंत्रण को दर्शाता था। कुछ रातों की कड़ी मेहनत के बाद ईशान आखिरकार करीब पहुंच गया। उसने जेड को एक तरफ रख दिया और फिर एक गहरी सांस ली। पहला कदम पूरा हुआ। अगला कदम है अपने सच्चे सार का उपयोग करके इसकी आत्मा को बढ़ाना, बस इसे जितना हो सके उतना मजबूत करना। उसके सामने जेड तावीज हवा में तैर रहा था और चमक रहा था। नजदीक से देखने पर जेड की सतह पर अनगिनत सुनहरे प्रतीक लगातार बहते और घूमते हुए दिखाई दे सकते थे। ऐसा लगता था जैसे जेड जीवित हो। मैं अभी भी इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि ज्यादा शक्तिशाली मंत्र लिख सकूं। अब तक मेरे पास सिर्फ 3 छोटे मंत्र हैं। डायमंड कला। ईशान ने अपने आप से सोचा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी तावीज पर इतनी जगह बची है कि मैं बाद में और मंत्र लिख सकूं। आत्मा संग्रह की व्यवस्था ही वह चीज थी जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। वृक्ष के नीचे स्थित जगह अब उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी साधना के लिए पर्याप्त नहीं थी। आत्मा संग्रह की व्यवस्था हर सत्र के दौरान उसके द्वारा एकत्र की जाने वाली मात्रा को बहुत बढ़ा सकती थी। यह मंत्र तब तक उपयोगी होना चाहिए जब तक वह अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इस जेड तावीज के साथ मैं अपनी साधना को कम से कम 3 गुना या उससे ज्यादा तेज कर पाऊंगा। आखिरकार ईशान के थके हुए चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। डायमंड कला और दूसरा मंत्र दोनों ही सबसे बुनियादी मंत्र थे। एक सुरक्षा पर केंद्रित था जबकि दूसरा हमले पर। चूंकि मैंने पहले ही चीज बना ली है, इसलिए मुझे इसका उपयोग करने से पहले इसका परीक्षण करना चाहिए। ईशान ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। इससे पहले कि वह अपने तावीज का परीक्षण करने का कोई तरीका खोज पाता, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। नमस्ते, ईशान ने आगंतुक को देखकर कहा। ईशान, आपको पहले से सूचित न कर पाने के लिए मैं माफी मांगता हूं। अंकल सुधीर थे जिनसे ईशान की मुलाकात कुछ दिन पहले नीलामी घर में हुई थी। अंकल सुधीर ने ईशान को थोड़ा झुककर अभिवादन किया और फिर कहा, मेरे गुरु ने सुना है कि उस रात क्या हुआ था और वह धर्म चीजों के बारे में और बात करने के लिए आपसे मिलने में बहुत रुचि रखते हैं। विक्रम मुझसे मिलना चाहते हैं? ईशान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शिवा से लेकर नीलामी तक ईशान को ऐसी कोई भी चीज पसंद नहीं थी जिसमें विक्रम का हाथ हो। यह सही है, मेरे स्वामी ने एक असली धर्म चीज देखी थी, लेकिन उन्हें विक्रेता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था और इसलिए वह चाहते हैं कि वह आपसे दूसरी राय लें। अंकल सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान अंकल सुधीर की हर बात को ठुकराने वाला था, लेकिन इस विषय ने जल्दी ही उसकी रुचि जगा दी। हालांकि विक्रम के ज्यादातर संग्रह कचरा थे, उन्होंने उनसे जेड का कीमती टुकड़ा प्राप्त किया था। इसलिए ईशान ने सोचा कि शायद एक और असली सौदा मिल सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं, ईशान ने कहा। वह इस दुनिया में धर्म चीज और साधना की दुनिया से बनी चीजों के बीच अंतर देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही ईशान सामुदायिक गेट पर पहुंचे, उन्होंने गेट के पास एक बेंटले कॉन्टिनेंटल फ्लाइंग स्पर खड़ी देखी। यह स्पष्ट था कि केवल विक्रम ही इस लग्जरी कार को खरीद सकते थे, जिसकी कीमत कुछ मिलियन से ज्यादा थी। ईशान के कार की सीट पर बैठने के बाद अंकल सुधीर ने उसे सारी जानकारी देनी शुरू कर दी। शहर के एक विक्रेता ने विक्रम को ऐसी चीज दिखाई और तब से विक्रम इस बात पर चिल्ला रहे थे कि उनके बाकी सभी संग्रह कचरा हैं और वह उन्हें बेचना चाहते हैं। ईशान ने सिर हिलाया।
कोई आश्चर्य नहीं कि वर्षा के विक्रम ने कुछ रात पहले अपने सभी संग्रहों की नीलामी करना चाहा था। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रनगर में मेरे स्वामी ही एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। उनके स्तर का हर व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज के लिए पागल हो जाता था जो बुरी नजर से बचाने और उनके धन और परिवार की रक्षा करने में सक्षम होने का दावा करती थी। यहां तक कि शहर के कई शक्तिशाली खरीदार भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे। वे पहले ही 3 बार मिल चुके थे, जैसा कि वे कहते हैं कि तीसरी बार जादू होता है। इसलिए मुझे यकीन है कि विक्रेता आखिरकार इस बार इस टुकड़े को जाने देगा, अंकल सुधीर ने कहा और फिर एक गहरी सांस ली। इस धर्म चीज की कीमत 10 मिलियन रुपए से शुरू हो रही है। दांव छोटा नहीं है। इसलिए विक्रम चाहते थे कि आप मूल्यांकनकर्ता बने, और अगर यह वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना विक्रेता ने दावा किया है, तो वह इसे खरीद लेंगे, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। ईशान ने सिर हिलाया। ये सुपर धनी व्यवसायी तथा कथित धर्म चीज या पुराने भिक्षुओं द्वारा आशीर्वादित किसी भी चीज को पाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हालांकि यह सुनने में बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन उस समय ऐसा ही होता था, और यह सब मुख्य भूमि भारत में आने वाले अंधविश्वासी अमीर लोगों द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि वर्षा का विक्रम प्रतिष्ठित परिवार से था, लेकिन चंद्रनगर में कम से कम 10 अन्य व्यवसायी थे जो उसके जैसे अमीर थे। इसलिए असली धर्म चीज के एक टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन होगी। जल्द ही अंकल सुधीर ने एक शांत उपनगरीय गांव में एक साधारण आंगन शैली की इमारत में कार रोक दी। यह घर बाहर से साधारण लग रहा था। हालांकि जैसे ही ईशान ने गेट खोला, उसे तालाबों, खाड़ियों और सुंदर मंडपों का मनमोहक नजारा देखने को मिला। ईशान मुख्य हॉल में दाखिल हुआ और देखा कि पारंपरिक रूप से सजाए गए स्थान पर भारतीय आराम कुर्सियों की 2 पंक्तियां रखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ईशान 19वीं सदी की शुरुआत में वापस चला गया हो। कुर्सी की 2 पंक्तियों के बीच में बैठे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ईशान का अभिवादन किया। ईशान यहाँ है। उसका चेहरा बेजान पीला था और उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े बैग थे। वह थका हुआ और बेचैन दिख रहा था। सिर से पैर तक महंगे कपड़े पहनने के बावजूद वह उन्हें मुश्किल से ही पहन पा रहा था। ईशान ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे याद आया कि जब उसने इस विक्रम का जिक्र किया था तो प्राची की नजरें किस तरह घृणा से भरी हुई थीं। तीसरा बेटा अपने पिता की तुलना में बिल्कुल भी नहीं था। भले ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदरूनी चोट से पीड़ित था। ईशान के दिमाग में अभी भी विनायक वर्मा की छवि थी जब उसने पहली बार उन्हें देखा था। राजसी और दृढ़ निश्चयी। समय समय पर उनकी आंखों में एक अनुभवी व्यवसायी की बुद्धिमत्ता की चमक होती थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ईशान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इससे पहले कि ईशान कुछ और कह पाता, दूसरी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने उस पर तंज कसा। विक्रम, क्या तुम्हें अपना मूल्यांकन करने वाला कोई बच्चा मिल गया है? क्या संकल्पगढ़ शहर में एक भी योग्य खास जानकार नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उधार दे सकता हूं। विक्रम ने तेजी से कदम बढ़ाया और उस पर हमला बोला। आशुतोष, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं करते, वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। यह चंद्रनगर है, चेतनगढ़ शहर नहीं। ओह, मुझे छोड़ो। अगर तुम यहां हो तो मैं वादा करता हूं कि मैं चुप रहूंगा, और अगर वह पहला भगवान था तो मैं अपना सामान समेटकर चेतनगढ़ के पास वापस चला जाऊंगा। लेकिन तुम उनमें से कोई नहीं हो। तुम विक्रम हो और तुम कमजोर हो। उस घमंडी आदमी के ठीक बगल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग बैठा था, जो पारंपरिक सफेद सूट पहने हुए था। उसकी आधी बंद आंखें स्थिर थीं, और जब ईशान अंदर आया तो उसकी ओर मुड़ी भी नहीं। तुम! गुस्से में आकर विक्रम ने मेज पटक दी और आशुतोष पर गुस्से से चिल्लाया। आशुतोष को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आराम से कुर्सी पर बैठा रहा और उसके चेहरे पर तिरस्कार और नफरत के भाव उभर आए। छोड़ो इसे, पारंपरिक सूट पहने एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। उसकी परवाह मत करो विक्रम। हम जानते थे कि आशुतोष के पास कोई फिल्टर नहीं है। इतने सालों बाद भी उसने कभी बदलाव नहीं किया। प्लीज महोदय, बैठ जाइए। बुजुर्ग की बातें सुनकर विक्रम ने आखिरकार अपना गुस्सा दबा लिया और बैठ गए। यह साफ था कि पारंपरिक सूट वाला बुजुर्ग ग्रुप में एक प्रभावशाली व्यक्ति था। अंकल सुधीर ईशान के पास आए और धीरे से कुछ समझाया।
आशुतोष नाम का यह घमंडी आदमी चेतनगढ़ शहर का एक अमीर व्यापारी है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी चलाता है और ज्यादातर समय विदेश में ही रहता है। वह चेतनगढ़ शहर में बहुत अमीर है और चंद्रनगर में भी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। विक्रम की भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी थी और वह आशुतोष का प्रतिद्वंद्वी था। दोनों के व्यापार अक्सर एक दूसरे के खिलाफ होते थे, जबकि वे संपर्कों के लिए होड़ करते थे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग को आशुतोष ने चीज की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया था। पारंपरिक सूट पहने बुजुर्ग का नाम जयदेव था और वह चंद्रनगर के बड़े लोगों में से एक था। उनके पास होटल, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और यहां तक कि छोटी दुकानों की चेन जैसे सभी तरह के धंधे थे। चंद्रनगर में बहुत सी संपत्ति पर उनका नाम होने की वजह से उनका उपनाम हाफ सिटी था। वह शहर के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लोग आमतौर पर उन्हें जयदेव कहते हैं। जयदेव की तुलना में विक्रम की संपत्ति मूंगफली जैसी थी। अगर वह शक्तिशाली परिवार से नहीं होता तो विक्रम जयदेव के साथ एक ही मेज पर बैठने के काबिल भी नहीं होता। धन्यवाद। ईशान ने सिर हिलाया। उसने आशुतोष की तरफ देखा और सफेद बालों वाले बुजुर्ग को नहीं देखा, जो किसी ख्याल में खोया हुआ था। ईशान के बैठ जाने के बाद जयदेव ने धीरे से लेकिन आत्मविश्वास से कहा, अब सभी लोग यहाँ हैं। क्या आप कृपया हमें वह चीज दिखाने की मेहरबानी करेंगे? बुजुर्ग के सामने एक मोटा आदमी बैठा था, जो मंदिरों में पाए जाने वाले मोटे बुद्ध जैसा दिखता था। गोपाल ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए शिकायत की, यह तीसरी बार है जब तुम लोग इसे देखना चाहते हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम इस सौदे के लिए कितने गंभीर हो। निश्चिंत रहो, यह आखिरी बार होगा। जब तक यह असली चीज है, हम में से कोई इसे खरीद लेगा। अमीर लोगों में से एक ने अपनी छाती ठोकते हुए जोर से कहा। वह विकास झिले का एक व्यापारी था और उसके पास कुछ कपड़ा बनाने के कारखाने थे। हम सभी व्यस्त लोग हैं। अगर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम यहाँ अपना समय बर्बाद करके क्यों आएंगे? किसी और ने पूछा। बहुत अच्छा। गोपाल ने सिर हिलाया और अपने एक नौकर को एक पुराना डिब्बा लाने का आदेश दिया। डिब्बे के अंदर लकड़ी की एक जाली थी, जो 8 त्रिग्रामों को दिखाने वाली एक चपट्टी प्लेट जैसी थी। किनारों पर घिसावट के बावजूद यह अपने निर्माण में भारी और मजबूत दिख रही थी। प्लेट ने तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही डिब्बा खोला गया, ईशान का ध्यान अचानक सफेद बालों वाले बुजुर्ग से हटकर प्लेट पर चला गया। जब उसने प्लेट पर 8 त्रिग्रामों का पैटर्न देखा तो वह हैरान रह गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ईशान? टकराव के बाद विक्रम अभी भी खराब मूड में थे और इसलिए उनकी आवाज में बेचैनी थी। आज भी उसे ईशान को बुलाने का पछतावा था। उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि एक हाई स्कूल का बच्चा चीजों के बारे में कुछ जान सकता है, लेकिन हताशा में उसने अपने मातहतों के सुझाव को मान लिया और ईशान को बुलाया। एक बहुत बड़ी गलती। वह लड़का कुछ खास नहीं लग रहा था और उसकी तुलना आशुतोष द्वारा लाए गए सफेद बालों वाले बुजुर्ग से नहीं की जा सकती थी। उनकी इस गलत सोच ने उनके प्रतिद्वंद्वी आशुतोष को उनका मजाक उड़ाने का सुनहरा मौका दे दिया। जब विक्रम अपनी गलती पर पछता रहे थे, तब उन्होंने आशुतोष को फिर से बोलते सुना। एक छोटा बच्चा धर्म चीज के बारे में क्या जानता है? चलो, हमें यह कितनी बार करना होगा? चलो, अभी इस पर बोली लगाते हैं। ईशान मुस्कुराया, लेकिन उसने चुप्पी बनाए रखी। ईशान ने जब प्लेट पर नजर डाली तो वह वाकई चौंक गया। वह प्लेट से नहीं, बल्कि उस पर जो कुछ था उससे प्रभावित हुआ। प्लेट पर धर्म सरणी बनाने वाले निशान थे। इसका काम जेड तावीज पर डाली गई आत्मा इकट्ठा करने वाली सरणी जैसा ही था, लेकिन इसकी शक्ति ईशान द्वारा बनाई गई शक्ति से बहुत कम थी। किसने सोचा होगा कि धरती पर ऐसी चीज मौजूद होगी? यह धर्म चीज का एक अधूरा नमूना जैसा है। ईशान ने अपना सिर हिलाया और चीज की ताकत से निराश हो गया। इसके अलावा इस प्लेट ने साफ तौर पर बेहतर दिन देखे थे। दशकों, शायद सदियों तक इसके निर्माण पर असर पड़ा था। ज्यादा इस्तेमाल से यह चीज पूरी तरह टुकड़ों में टूट जाएगी। सभी की आंखों में लालच देखकर ईशान ने रहस्य अपने पास ही रखने का फैसला किया। वैसे भी उनमें से किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ईशान को चुप देखकर विक्रम ने कहा, मिस्टर प्लीज,
एक और मूल्यांकन करने वाला खड़ा हुआ और चीज के पास आया। हर कोई उसे उत्सुकता से देख रहा था क्योंकि वह इस जादुई चीज की गुणवत्ता का फैसला करने वालों में से एक था। मास्टर अनिल ने अपनी जेब से एक पुराना कंपास निकाला और लकड़ी के डिब्बे के चारों ओर 3 चक्कर लगाए। इस दौरान वह गंभीर चेहरे के साथ अपने आप में कुछ बुदबुदाता रहा। सबका दिल गले में अटक गया था और वे उस बुजुर्ग को उत्सुकता से देख रहे थे। ईशान ही एकमात्र व्यक्ति थे जो मुस्कुराने में कामयाब रहे और बोले, मास्टर अनिल सबसे सम्मानित पुरानी चीजों के जानकारों में से एक थे। चीजों से लेकर भिक्षुओं द्वारा आशीर्वादित चीजों तक कुछ भी उनकी जांच करने वाली आंखों से बच नहीं सकता था। उनके ऐसा कहने के बाद हॉल में बैठे ज्यादातर लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन आशुतोष बाकियों से सहमत नहीं था। वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोला, वह हमारे गुरु वासुदेव की तुलना में सिर्फ एक शौकिया है। आशुतोष की बातें हॉल में मौजूद ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आईं। मास्टर अनिल ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मेरी शक्ति बहुत कम है। हालांकि मैं बता सकता हूं कि इस चीज में जादुई गुण हैं, लेकिन मैं इसके सटीक काम के बारे में नहीं बता सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या गुरु वासुदेव इस पर कुछ रोशनी डाल पाएंगे। सफेद बालों वाले गुरु वासुदेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मास्टर अनिल को तिरस्कार भरी नजर से देखा। गुरु वासुदेव की नजर से मास्टर अनिल का चेहरा लाल हो गया। आप अनुभवी नहीं हैं, इसलिए आप यह नहीं देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। उनके शब्दों में घमंड भरा था। कई अमीर और शक्तिशाली लोगों के चेहरे पर यह सुनकर गुस्सा आ गया कि उन्होंने उनके मूल्यांकन करने वाले का खुलेआम अपमान किया। लेकिन मास्टर अनिल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने हाथ पीछे कर लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुरु वासुदेव को उसकी कमजोरी पर शर्मिंदा होते देखने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने पुराने कंपास का इस्तेमाल करके जाली की जांच की थी और वह यह बताने में कामयाब था कि यह चीज वाकई शक्तिशाली थी, लेकिन यह अभी भी निष्क्रिय थी और उसे कोई सुराग नहीं था कि इसकी शक्ति को फिर से कैसे चालू किया जाए। उसे शक था कि दिखावा करने वाला उससे बेहतर कुछ कर सकता था। सबकी उत्सुक नजरों के सामने गुरु वासुदेव अपनी कुर्सी से उठे और 8 त्रिग्राम प्लेट की ओर चल पड़े। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि उनकी उंगलियां कुछ हाथ के इशारों के जरिए घूम रही थीं। अचानक सभी लोग यह देखकर चौंक गए कि गुरु वासुदेव की लंबी और फड़फड़ाती आस्तीन बिना हवा के हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस विशाल आस्तीन के अंदर एक पंखा छिपा रखा हो। यह है? मास्टर अनिल का चेहरा यह देखकर पीला पड़ गया। उसकी आंखें बुजुर्ग पर चिपकी हुई थीं और वह बुदबुदाया। गुरु वासुदेव ने जमीन पर पैर पटकते हुए गहरी गड़गड़ाती आवाज में ऐसा बोला कि सभी लोग चौंक गए। फिर उन्होंने 8 त्रिग्राम की ओर 2 उंगलियां उठाईं और उस पर फूंक मारी। मुंह से सफेद धुंध की एक किरण निकली और 8 त्रिग्राम की प्लेट को छू गई। अचानक प्लेट कांप उठी, मानो वह फिर से जिंदा हो गई हो। प्लेट की सतह पर 8 सेट के निशान दिखाई दिए। जैसे ही 8 निशान प्रकट हुए, हॉल में तापमान कुछ डिग्री कम हो गया और लोगों को हल्की हवा का एहसास हुआ जो उनके गालों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे बसंत के बीच में हो। यह हॉल में मौजूद हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने यह सब देख लिया। उनकी नजर हिलती हुई 8 त्रिग्राम प्लेट पर टिकी हुई थी। एक धर्म चीज, यह असली है। कपड़ा उद्योग के दिग्गज गोपाल उत्साह से चिल्लाए। विक्रम ने उत्साह में अपनी जांघ पर थपथपाया और बिना पलक झपकाए चीज को देखा। यहां तक कि सबसे शांत व्यक्ति, वह बुजुर्ग भी डर से भर गया क्योंकि उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। लेकिन गुरु वासुदेव के इर्द गिर्द उत्साह ने उन्हें गलत तरीके से परेशान कर दिया था। पहले से भी ज्यादा घमंड के साथ उन्होंने बड़बड़ाया और फिर उस मंत्र को खत्म कर दिया जिसने चीज की असली शक्ति को दिखाया। 8 त्रिग्राम प्लेट ने अचानक हिलना बंद कर दिया और डिब्बे में बिना हिले डुले लेट गई। हॉल का तापमान फिर से बढ़ गया और सब कुछ सामान्य हो गया। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि असली मालिक कौन है ना? आशुतोष ने खुशी से मुस्कुराया। संकल्पगढ़ के अमीर लोग आशुतोष और गुरु वासुदेव को बहुत सम्मान और तारीफ की नजर से देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो शक्तिशाली गुरु वासुदेव से दोस्ती करने का भी फैसला किया। वह असली गुरु हैं,
और मास्टर अनिल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी हैं। मास्टर अनिल ने तंज भरी मुस्कान के साथ गुरु वासुदेव को प्रणाम किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे महान गुरु से मिलूंगा जो रास्ते से प्रबुद्ध हो। मेरे इस बदतमीज व्यवहार के लिए मैं माफी मांगता हूं। गुरु वासुदेव बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गए और जल्दी ही अपनी पुरानी हालत में लौट आए, जिसमें वे आधे सो रहे थे और आधे जाग रहे थे। उन्होंने मास्टर अनिल को कुछ देर के लिए वहीं लटकने दिया और फिर जवाब दिया, तो तुम ट्रांसेंडेंट स्टेट जानते हो, तुमने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया। मास्टर अनिल ने मुस्कुराकर गुरु वासुदेव की तिरस्कार भरी टिप्पणी को नजरअंदाज किया। आखिरकार सफेद बालों वाला व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा अनुभवी था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सीट पर वापस आ गया। बैठते ही उसे लगा कि वह इस काम के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है। चंद्रनगर में उसने जो भी इज्जत कमाई थी वह आज के बाद खिड़की से बाहर फेंक दी जाएगी। जिस पल ईशान ने गुरु वासुदेव को अपनी कला दिखाते देखा, उसकी रुचि तुरंत जाग उठी। इस आदमी के पास धार्मिक शक्तियां थीं। हालांकि उनकी धार्मिक शक्ति में गुणवत्ता और मात्रा दोनों की कमी थी, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह बड़ी बात थी। मैं शर्त लगाता हूं कि वे मध्य स्तर पर होंगे। तो क्या वे इस दुनिया में तथाकथित दाओ के अनुयायी थे? ईशान एक ही समय में उत्साहित और हैरान था। हालांकि गुरु वासुदेव ईशान के समान स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी शक्ति काफी अलग थी। एक मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति एक समान स्तर के साधक के लिए तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी जैसी थी। दोनों यूनिवर्सिटी थीं, लेकिन हर कोई जानता था कि केवल पहले दर्जे की यूनिवर्सिटी ही असली थी। दूसरे शब्दों में, भले ही वे एक ही स्तर पर थे, गुरु वासुदेव की शक्ति काफी कम थी। लगता है कि धरती पर लोगों ने साधना की सतह को ही छुआ है। चाहे वह आंतरिक शक्ति हो या गुरु वासुदेव में धार्मिक शक्तियां, वे सभी एक ही स्रोत से आई थीं, लेकिन उन्होंने तकनीक में बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं और इसलिए उनकी शक्ति भी अधूरी थी। ऐसा सोचते हुए ईशान ने अपना सिर हिलाया। उसने उम्मीद की थी कि गुरु वासुदेव एक असली साधक होंगे, लेकिन वह अपनी शक्ति की पूरी ताकत इस्तेमाल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। यह ऐसा था जैसे उन्होंने AK-47 को जलावन की लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया हो। विक्रम ने अपना चेहरा तनावग्रस्त कर लिया, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा पनप रहा था। उसके प्रतिद्वंद्वी आशुतोष ने एक असली मास्टर को बुलाया था, और भले ही वह सब कुछ दांव पर लगा दे और नीलामी जीत जाए, फिर भी उसे गुरु वासुदेव से इसे फिर से चालू करने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अचानक चीज के मालिक गोपाल मेहता ने चुप्पी तोड़ी। चूंकि आप सभी ने चीज की शक्ति पहले ही देख ली है, तो अब बोली लगाने का समय आ गया है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, गोपाल यान ने जल्दी से बोली लगाई। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन। नीलामी में मौजूद सभी लोग संकल्पगढ़ के सबसे अमीर लोग थे। उनमें से ज्यादातर के पास अरबों की संपत्ति थी। यह एक ऐसा मौका था जिसे वे छोड़ नहीं सकते थे, और इसलिए उन्होंने इस चीज को खरीदने का फैसला किया। लेकिन भले ही वे इस धर्म चीज को खरीदने के लिए पक्के थे, उन्होंने बेवकूफी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब कीमत 25 मिलियन तक पहुंच गई, तो एक बार में केवल 1 मिलियन की बोली लगाई गई। गोपाल मेहता एक ओर से दूसरी ओर मुस्कुराया। उसके मोटे चेहरे ने दोनों पतली आंखों को लगभग छुपा दिया था। विक्रम का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह धर्म चीज को बुरी तरह चाहता था, लेकिन उसे यह भी डर था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी बेचैनी का फायदा उठाकर उसे बोली की जंग में घसीट लेगा। रुको! अचानक आशुतोष ने नीलामी में रुकावट डाली। उन्होंने ईशान की ओर उंगली उठाई और फिर कहा, बाकी 2 मास्टर्स ने पहले ही अपनी राय दे दी है, लेकिन मास्टर ईशान ने हमें अभी तक नहीं बताया कि वह इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं। मास्टर ईशान की राय सुनने के बाद हम नीलामी क्यों नहीं शुरू करते? जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, लोग भड़क उठे। गुरु वासुदेव ने पहले ही धर्म चीज को चालू कर दिया था और सबको इसकी शक्ति दिखा दी थी। कोई यह नहीं कहेगा कि जब चीज ने उन हल्की हवाओं को बुलाया तो उन्हें कितना ताजा और उत्साहजनक लगा होगा। यह गर्म टब में डूबने जैसा था। हर कोई यकीन कर चुका था कि अगर वे इस फायदेमंद मंत्र के नीचे रहेंगे तो वे कभी बीमार नहीं होंगे। नतीजा साफ था,
तो एक जवान लड़के की राय सुनने की क्या जरूरत थी। लेकिन हर कोई जानता था कि आशुतोष का अनुरोध चीज से नहीं बल्कि विक्रम को नीचा दिखाने से जुड़ा था। बुजुर्ग के पीछे खड़ी एक लड़की अचानक जोर से हंस पड़ी। प्राची, क्या हो रहा है? जयदेव ने नाराजगी से पूछा। वह और उसके माता पिता एक दूसरे के खिलाफ थे क्योंकि माता पिता ने उसके प्रेमी को मंजूरी दे दी थी। जयदेव ने लड़की को मार्गदर्शन के लिए अपने संरक्षण में लिया था। जब वह तैयार हो जाएगी तो बुजुर्ग उसे अपनी कई कंपनियों में से एक में मैनेजर का पद दे देगा। वह सामाजिक मौकों पर हमेशा विनम्र और सम्मानजनक रहती थी और अपने चाचा के मेहमानों के सामने जोर से हंसने जैसी गलतियां शायद ही कभी करती थी। वह बिजनेस सूट पहने हुए थी और वामिका के ग्रुप की सबसे बड़ी मेंबर थी। काव्या। जिस पल ईशान हॉल में आया, काव्या ने उसे पहचान लिया और सोच रही थी कि ईशान मूल्यांकन करने वाला बनकर क्यों आया है। उसकी गलती सुनकर और जयदेव का ध्यान खींचकर काव्या ने शांत स्वर में समझाया। उसकी पतली आवाज के बावजूद हर कोई उसकी बातें जोर से और साफ सुन सकता था। ये जानने के बाद कि ईशान सिर्फ हाई स्कूल का छात्र है और बार में वेटर के तौर पर काम करता है, सभी ने ईशान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आशुतोष के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और फिर वह हंसने लगा। विक्रम का चेहरा लाल हो गया और उसने अंकल सुधीर को घूरते हुए ऐसे हारे हुए लड़के को लाने के लिए डांटा। क्या गड़बड़ है? जयदेव के दोस्त के लिए कुछ इज्जत हो सकती है, लेकिन यह लड़का सिर्फ उनकी बेटी का दोस्त था। उसने विक्रम की लापरवाही पर अफसोस जताया कि वह अपने साथ एक बेकार मजदूर को इतनी बड़ी मीटिंग में ले आया। यह उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी की बात थी। मुझे शक है कि आशुतोष इसे इतनी आसानी से जाने देगा, जयदेव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। आशुतोष ने हंसते हुए कहा, कौन कहता है कि एक मालिक को बार में काम नहीं करना चाहिए? मैं विक्रम के फैसले पर भरोसा करता हूं। उनको नजरअंदाज करो मास्टर ईशान, मुझे तुम पर यकीन है। बस अपना काम करो और हमें दिखाओ कि तुम क्या जानते हो, उसने मजाका उड़ाते हुए कहा। चंद्रनगर के बाकी अमीर लोगों को उसका यह काम पसंद नहीं आया। वे विक्रम के साथ एक ही टीम में थे। अगर विक्रम की बेइज्जती होती तो उनकी भी होगी। काव्या को आखिरकार अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे ईशान का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसका उल्टा असर उसी पर पड़ रहा है। सबके तिरस्कार भरी नजरों और मजाक के बीच ईशान ने शांति से आशुतोष को देखा और कहा, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इस चीज का टेस्ट करूं? क्यों, तुम डर रहे हो? आशुतोष की मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने ईशान की ओर देखा। उसने इस हाई स्कूल के छात्र को सिर्फ विक्रम को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का इतने बड़े और ताकतवर लोगों के सामने बोलेगा। आप क्या सोचते हैं गुरु वासुदेव? थोड़ा असहज होकर आशुतोष ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग से धीमी आवाज में पूछा। गुरु वासुदेव ने ईशान की ओर देखा और तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। वह तो बस एक लड़का है जो उस बूढ़े आदमी के बराबर भी नहीं है। अगर उसके सामने असली धर्म चीज भी हो तो भी वह कुछ नहीं पहचान पाएगा। ईशान खड़ा हुआ और लकड़ी के डिब्बे के चारों ओर घूमते हुए अपने आप से बुदबुदाया। 8 त्रिग्राम प्लेट में 8 अलग अलग तरह के मंत्र थे और वे एक छोटी धर्म सरणी बनाते हैं। हम सब ने मंत्र सरणी के फायदेमंद असर को खुद महसूस किया है। इसके अलावा यह एक ऐसा क्षेत्र बना सकता है जहां प्राण ऊर्जा इकट्ठी होती है। इसे आम भाषा में क्षेत्र कहते थे। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति प्राण ऊर्जा की मौजूदगी और बेहतर सेहत से फायदा उठा सकता है। तब तक ईशान को साफ हो चुका था कि तथाकथित धर्म सरणी आत्मा इकट्ठा करने वाली सरणी की नकल थी। सरणी में इकट्ठी प्राण ऊर्जा इसके असर वाले इलाके में किसी भी जीवित प्राणी के लिए फायदेमंद थी। कुछ खास मामलों में, जैसे उन तारों पर जहां प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, एक इंसान बिना साधना किए भी 200 साल से ज्यादा जी सकता था। उन ग्रहों पर जंगली जानवर आकार में बहुत बड़े और अपनी ताकत में डरावने होते थे। कुछ तो सैकड़ों फीट तक बढ़ सकते थे और समय के साथ बहुत पुराने हो सकते थे। ओह, बोलो, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। गुरु वासुदेव ने ईशान को गौर से देखा। ईशान के इस मामले पर गजब के ज्ञान को देखकर बाकी लोगों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और सोचा कि क्या यह लड़का भी कोई खास है।
तो आप मानते हैं कि यह एक धर्म चीज है? गोपाल ने बेचैनी से पूछा। हाँ, लेकिन ईशान रुका और आशुतोष को देखने के लिए मुड़ा। लेकिन क्या? दूसरे अमीर आदमी ने जल्दी से पूछा। लेकिन इस धर्म चीज का इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब इसका समय खत्म होने वाला है। ईशान ने 8 त्रिग्राम प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा। ईशान की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक बार जब उन्होंने प्लेट को दोबारा देखा तो पाया कि इसकी सतह पर छोटी छोटी दरारें थीं और वे इतनी ज्यादा थीं कि इसे उम्र की वजह से होने वाली सामान्य टूट फूट नहीं कहा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह प्लेट ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, इससे पहले कि यह टूट जाए। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरु वासुदेव ने मेज पर जोर से पटका और खुद को कुर्सी से धक्का देकर खड़ा किया। उन्होंने ईशान को गुस्से से घूरा। अब उन्हें बड़े गुरु होने का दिखावा करने की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने ईशान को घूर कर देखा और इस किशोर को बोलने का मौका देने पर अफसोस जताया। यहां तक कि गुरु वासुदेव भी यह नहीं देख पाए कि यह लड़का एक मार्शल आर्टिस्ट था। अगर वह मार्शल आर्ट में माहिर नहीं होता तो वह लकड़ी की प्लेट पर छोटी छोटी दरारें नहीं देख पाता। गोपाल मेहता, असल में क्या हो रहा है? जयदेव ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आशुतोष का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि गोपाल मेहता का गोल मटोल चेहरा पहले ही पसीने से भीग चुका था। संकल्पगढ़ शहर के ज्यादातर लोगों को लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। वे तीनों को शक की नजरों से देखने लगे। क्या यह साफ नहीं है? आपको गुरु वासुदेव और गोपाल मेहता ने ठगा है? ईशान ने ठंडे मजाक के साथ कहा। ईशान को लगा कि गुरु वासुदेव के बारे में कुछ गड़बड़ है। वह पहले ही मध्य स्तर पर पहुंच चुका था और इसलिए उसके लिए लकड़ी की प्लेट पर उन साफ दरारों को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसने न सिर्फ सबसे सच छिपाया, बल्कि उसने 8 त्रिग्राम प्लेट की शक्ति को चालू किया और उसे बर्बादी के एक कदम और करीब ले आया। आशुतोष और गोपाल मेहता के बीच की जानबूझकर की गई नजरें भी ईशान से नहीं छिपीं और आखिरकार उसे समझ आ गया कि क्या चल रहा था। गुरु वासुदेव, आशुतोष और गोपाल मेहता ठग थे और वे चंद्रनगर के अमीर लोगों को लूटने के लिए एक साथ थे। ईशान ने शर्त लगाई कि उनका मुख्य निशाना विक्रम था। आशुतोष, क्या यह सच है? जैसे ही ईशान ने अपनी बात खत्म की, विक्रम खड़ा हुआ और आशुतोष पर चिल्लाया। जब बाकी लोगों को आखिरकार इसका एहसास हुआ तो उन्होंने उन तीनों की ओर शक भरी नजरों से देखा। गोपाल मेहता ठंडे पसीने में भीग गया था और बेकाबू होकर कांप रहा था। आशुतोष का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी आंखें बार बार गुरु वासुदेव की ओर देख रही थीं। तब तक गुरु वासुदेव का चेहरा गुस्से से बिगड़ चुका था और उसने ईशान पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। उसे उम्मीद थी कि वह कम से कम 50 मिलियन रुपए लेकर चंद्रनगर छोड़ देगा, लेकिन ठगी को अंजाम देने की उसकी सारी योजना और मेहनत बेकार हो गई थी। तुम छोटे शैतान, मेरी योजना बिगाड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरु वासुदेव ने अपने कड़े जबड़े से कुछ शब्द निकालने में किसी तरह कामयाबी हासिल की। उसके आसपास की हवा ठंडी और अंधेरी होने लगी। ओह, क्या आप मेरे साथ पुराने तरीके से ही मामला सुलझाना चाहते हैं? ईशान गुरु वासुदेव की धमकी से जरा भी नहीं डरा। उसने बुजुर्ग को बड़े आराम से देखा। जब से उसका पुनर्जन्म हुआ था, उसने अभी तक धर्म मंत्रों से लड़ाई नहीं की थी और भले ही गुरु वासुदेव सिर्फ सबसे बुनियादी मंत्र ही जानता था, ईशान उसकी शक्ति का टेस्ट करने के लिए उत्सुक था। यह चंद्रनगर है, थोड़ी इज्जत दिखाओ। जयदेव ने मेज पर जोर से पटका और सफेद बालों वाले आदमी पर चिल्लाया। जैसे ही बुजुर्ग ने यह कहा, उसका बॉडीगार्ड उसके पास आया और गुरु वासुदेव और उसके 2 साथियों को घूरने लगा। आशुतोष का चेहरा काला पड़ गया। वह अपने साथ सिर्फ 7 या 8 बॉडीगार्ड लाया था। अगर उसने हालात को बेकाबू होने दिया तो उसके चंद्रनगर से जिंदा निकलने की बहुत कम उम्मीद थी। गोपाल मेहता अपनी कुर्सी से फिसलकर जमीन पर गिर गया था। हा हा, गुरु वासुदेव को डराने वाले बॉडीगार्ड्स के ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ईशान से नफरत भरी आवाज में कहा, बच्चे, तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। क्या आप असली धर्म चीज नहीं देखना चाहते थे? आप इस पर एक नजर क्यों नहीं डालते? गुरु वासुदेव ने अपनी जेब से एक छोटा मिट्टी का घड़ा निकाला और जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया,
सबने घड़े के मुंह से ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जिससे कमरे का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया। ईशान, लड़के, मेरे अनमोल खजाने की शक्ति का मजा चखो। उसके शब्द खत्म होने से पहले ही मिट्टी के घड़े से एक काला कोहरा निकला और उसके साथ कान फाड़ देने वाली चीखों की लहर उठी, जैसे कि नरक से आए पीड़ित राक्षसों और खोई हुई आत्माओं की चीखें हों। बचाओ! कमरे में मौजूद लोग इस डरावने नजारे को देखते ही भागने लगे। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड्स के पीछे छिपने के लिए दौड़े। भले ही ज्यादातर बॉडीगार्ड रिटायर्ड योद्धा और राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं के चैंपियन थे, लेकिन उनमें से किसी ने पहले ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था। अपने कर्तव्य से बंधे उनमें से कई अपने चेहरों पर डर के साथ अपनी जगह पर डटे रहे। भूत नियंत्रण की कला, मास्टर अनिल ने चौंक कर कहा। काश मैं एक खास गुरु की शक्ति देख सकता था, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जब मास्टर अनिल ने ऐसा कहा तो उसने यह जानकर दुख के साथ अपना सिर हिलाया कि वह ऐसी शक्ति को फिर कभी नहीं देख पाएगा। बुरा नहीं है, तुम मेरे धार्मिक जादू को भी पहचान सकते हो। गुरु वासुदेव ने सहमति में सिर हिलाया। उसने चारों ओर नजर घुमाई और लोगों के चेहरों पर डर के भाव देखकर खुश हुआ, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ईशान अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और चाय की चुस्की ले रहा था। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता बच्चे? गुरु वासुदेव के सवाल पर विक्रम, आशुतोष और अंकल सुधीर तीनों ने ईशान की ओर ऐसे देखा जैसे किसी मूर्ख को देख रहे हों। उसे कोई फिक्र नहीं है, क्या वह बेवकूफ है? बाकी लोगों ने भी अपने मन में यही सवाल पूछा। जैसे ही गुरु वासुदेव ने भूत नियंत्रण की कला का इस्तेमाल किया, ईशान, आशुतोष और जयदेव को छोड़कर सभी अपनी सीटों पर ही रहे। बाकी मेहमान या तो बॉडीगार्ड्स के पीछे छिप गए या फर्नीचर के नीचे। यहां तक कि बॉडीगार्ड भी इस अलौकिक शक्ति को देखकर बेकाबू होकर कांपने लगे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। ईशान, तुम क्या कर रहे हो? भागो! वह ईशान की असली पहचान जाहिर करने के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद नहीं कर सकी। अगर उसने अपने होंठ बंद रखे होते तो आशुतोष विक्रम को नीचा दिखाने के लिए लड़के का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचता और ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ईशान अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा रहा। उसकी आंखों में शांति का भाव था। मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? गुरु वासुदेव का मन गुस्से से भर गया था और वह अपनी आग को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही उसने धार्मिक कला शुरू की, उसके सिर के सफेद बाल ऊपर की ओर उठे और उसने 2 उंगलियां काले धुएं की ओर उठाईं। अंधेरे का धुआं कांपते हुए जवाब दे रहा था और बहुत अनिच्छा के साथ अंधेरा धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ गया। मरे हुए भूतों द्वारा बनाई गई काली धुंध को ईशान की ओर आते देख सबके दिल दहल गए। उन्हें यकीन हो गया कि लड़के की किस्मत तय हो चुकी थी। डर? ईशान जोर से हंसा और अपना सिर हिलाया। मुझे तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद थी। खुद को देखो, तुम अपनी शक्ति को मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हो और तुम इसे धर्म चीज कहते हो। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? गर्जन उठो! अचानक हॉल में हजारों बिजलियां चमक उठीं। उन्होंने जगह को चीर दिया और मंद रोशनी वाले हॉल को चकाचौंध करने वाली चमक से भर दिया। ईशान हॉल के बीच में खड़ा था। उसके हाथ में एक बिजली का गोला था। हवा के चलने से उसके कपड़ों की डीली तहें हिल रही थीं, जो गड़गड़ाहट के बीच सबको देखने के लिए शानदार ढंग से उभरी हुई थीं। तावीज में रखे 3 मंत्रों में से बिजली की गर्जन सबसे ताकतवर थी। यह आत्मा और नुकसान को दूर करने में सक्षम थी। जैसे ही ईशान ने बिजली को बुलाया, धुंध में मौजूद काली आत्मा ने दर्द भरी चीख निकाली और फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन साधक के जादू को आसानी से हराया नहीं जा सकता था। ईशान ने बिजली का गोला पकड़ लिया और उसे अंधेरे धुंध पर फेंक दिया। बिजली का गोला हवा में सरसराता हुआ अपने निशाने पर जा लगा। इस शक्ति के सामने अंधेरा कोहरा बेबस था और जैसे ही उस पर हमला हुआ, वह हवा में गायब हो गया। लेकिन बिजली गायब नहीं हुई। यह कोहरे से गुजरी और गुरु वासुदेव की बाहों में पकड़े मिट्टी के घड़े से जा टकराई। गुरु वासुदेव चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। बिजली के गोले ने मिट्टी के घड़े को चूर चूर कर दिया था और उसे धूल के गुब्बार में बदल दिया था। कमरे में बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और खिड़कियां और मेज पर लगे शीशे टूटकर बिखर गए।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान अभी अभी आया हो। स्वर्गीय गुरु संप्रदाय की बिजली की गर्जन कला, गुरु वासुदेव ने कहा। बिजली की वजह से उनके बाल सीधे खड़े हो गए थे। उनके चेहरे और हाथों पर कालिख लग गई थी। गुरु वासुदेव की आंखों में डर झलक रहा था जब वे ईशान को देख रहे थे, जैसे खरगोश शेर को देखता है। यह देखकर कि ईशान के हाथ में एक और बिजली का गोला पहले से ही बन चुका था, गुरु वासुदेव ने जवाबी हमले की कोई भी योजना छोड़ दी और अपने घुटनों पर बैठ गए और ईशान के सामने झुकने लगे। मास्टर, मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्लीज। गुरु वासुदेव ईशान की शक्ति के प्रदर्शन से डर गया था और डर के मारे बेबस हो गया था। वह सिर्फ एक ही बात सोच सकता था कि घुटने टेककर माफी मांग ले। सबकी डरी हुई नजरों के सामने ईशान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैंने तुम्हारा जादू तोड़ दिया है। क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गुरु वासुदेव ने कांपती आवाज में कहा। ईशान ने एक और कदम बढ़ाया और ऐलान किया, मैंने तुम्हारी धर्म चीज नष्ट कर दी है। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? नहीं, कोई बात नहीं, गुरु वासुदेव ने जोर से सिर हिलाया। एक और कदम। ईशान गुरु वासुदेव के ऊपर खड़ा होकर उन पर चिल्लाया, मैंने तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दी है, तुम्हारा धंधा बर्बाद कर दिया है और तुम्हें घुटनों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक न हो? हां, मैं हर चीज का 100% हकदार हूं। गुरु वासुदेव के माथे से जोर जोर से झुकने की वजह से खून बह रहा था। उनकी आवाज बेचैन और उदास थी। चूंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अभी तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब भाग जाओ। अगर मैंने तुम्हें चंद्रनगर में फिर कभी देखा तो मैं तुम्हें उसी तरह चूर चूर कर दूंगा जैसे मैंने उस मिट्टी के घड़े को किया था, ईशान ने कहा जब उसके हाथ में चमकता बिजली का गोला आखिरकार गायब हो गया। उसने गुरु वासुदेव की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी बेकार कीड़े को देख रहा हो। गुरु वासुदेव ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद को धक्का दिया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ईशान ने अपने हाथ पीछे जोड़े और आशुतोष और गोपाल मेहता की ओर देखा। भले ही आशुतोष नदी के उत्तरी तट पर एक व्यापारी था, लेकिन ईशान की शांत नजर ने उसे बेचैन कर दिया। उसे लगा कि उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा है और दोनों पैर कांपने लगे हैं। गुरु वासुदेव कोई मामूली आदमी नहीं था। वह दूर से ही लोगों को मार सकता था और उसके हुनर ने उसे बहुत नाम कमाया था। लेकिन ईशान की शक्ति ने गुरु वासुदेव पर इतना दबदबा बनाया कि गुरु वासुदेव के पास जवाबी हमले का मौका ही नहीं था। आशुतोष सिर्फ एक आम इंसान था और वह जानता था कि वह आसानी से ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कुचला जा सकता है जो अपनी मर्जी से बिजली पैदा कर सकता है। मास्टर ईशान, एक सभ्य समाज में कत्ल करना कानून के खिलाफ है। उसके चेहरे से खून निकल रहा था। आशुतोष ने अपने शरीर को सहारा देने के लिए दोनों हाथों से मेज को दबाया और हकलाते हुए कुछ शब्द बोले। मिस्टर, मैं इतना खुद में भरा हूं को क्या हुआ? ईशान ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। इस सवाल से आशुतोष के रोंगटे खड़े हो गए और उसे लगा कि उसका फूला हुआ दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। मास्टर ईशान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी चाहेंगे मैं आपको दूंगा। आशुतोष ने अपना सिर झुकाया और अपनी जान की भीख मांगी। एक पल पहले आशुतोष अभी भी अपने घमंड में चूर था, लेकिन अगले ही पल वह एक 16 साल के हाई स्कूल के छात्र से अपनी जान बख्शने की गुजारिश कर रहा था। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने बाकी लोगों के दिलों में मिली जुली भावनाएं भर दी थीं। ईशान को पहली बार देखने पर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। जब पता चला कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र है जो बार में काम करता है, तो कई लोग उस पर हंसने लगे जैसे वह कोई मजाक हो। लेकिन उसी पल उन्होंने देखा कि ईशान ने बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया, गुरु वासुदेव को हराया और फिर आशुतोष को उससे भीख मांगने पर मजबूर किया। फिर भी हॉल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ईशान के खिलाफ एक शब्द भी बोले। इनमें से हर उद्योगपति के पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन ईशान के सामने वे बेकार थे। अब इसे मैं असली ताकतवर आदमी कहता हूं। जयदेव ने कुर्सी पकड़ ली क्योंकि वह लड़के से बहुत प्रभावित था। उन्होंने कागजों पर ईशान से भी ज्यादा शानदार काम करने वाले लोगों को देखा था। उनमें से कुछ तो बड़े लिस्ट में भी थे,
लेकिन उनमें से किसी का भी रवैया और बर्ताव ईशान जैसा नहीं था। सिर्फ वही लोग जिनके पास असली ताकत होती है, उनके पास ये दबंग और प्रभावशाली गुण होते हैं। असली ताकत पैसा और सियासत से ऊपर थी, क्योंकि जिंदगी या मौत के अहम मौकों पर इनमें से किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। काव्या ने ईशान को घूर कर देखा। 1 मिनट पहले गुरु वासुदेव घमंड से फूला हुआ था और सोचता था उसे कोई नहीं हरा सकता। फिर वह अपने घुटनों पर था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। यहां तक कि चेतनगढ़ शहर के बड़े मालिक ने भी अपना सिर झुकाकर ईशान से विनती की थी। ईशान गर्व से खड़ा था और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी आंखों में सीधे देखे। मैंने हमेशा सोचा था कि वामिका के साथ तुम्हारी दोस्ती ने तुम्हें वीर प्रताप के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी थी, लेकिन आखिरकार मुझे तुम्हारी असली ताकत दिख गई। तुम्हें किसी रक्षक की जरूरत ही नहीं थी। काव्या ने मन ही मन कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो साधारण सा लड़का उसके सामने खड़ा था, वही बिजली चलाने वाला ताकतवर इंसान था जिसे उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। इतनी ताकत के साथ कोई हैरानी नहीं कि उसने वीर प्रताप के साथ इतनी बेफिक्री से बर्ताव किया। कोई हैरानी नहीं कि विक्रम, जयदेव और गोपाल जैसे बड़े बड़े लोगों के सामने उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। कोई हैरानी नहीं कि जब गुरु वासुदेव घमंड और तिरस्कार से भरे हुए थे, तब भी वह शांत रहा। पता चला कि उसका रक्षक उसकी खुद की ताकत थी। अपने हाथ में बिजली का गोला लिए उसने अपने दुश्मन की जान अपनी मुट्ठी में पकड़ रखी थी। अब तो काव्या को लगने लगा कि ईशान अब तक मिले सबसे खूबसूरत लड़के से भी ज्यादा आकर्षक था। सचमुच किस्मत मूर्खों का साथ देती है। उस बेवकूफ लड़की वामिका को न जाने कैसे असली सोना मिल गया था। मैंने उसके असली चेहरे को क्यों नहीं देखा और वामिका के उस पर हाथ रखने से पहले उसे क्यों नहीं छीन लिया। फिर भी मेरे पास अभी भी वक्त है और अभी भी उम्मीद है। काव्या ने अफसोस जताया। वह जानती थी कि आज की घटना के बाद ईशान अब एक साधारण किशोर नहीं रहेगा। वह चंद्रनगर के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन जाएगा। चंद्रनगर के बड़े लोगों के सामने उनकी ताकत का पूरा प्रदर्शन हो रहा था। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव बता रहे थे कि वे पहले से ही ईशान की गजब की काबिलियत से मंत्रमुग्ध थे। ईशान ने पलटकर गोपाल मेहता से पूछा, उसके लिए सबसे ऊंची बोली क्या है? 8 त्रिग्राम प्लेट। गोपाल मेहता के होंठ बेकाबू होकर कांपने लगे और वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। आखिरकार गोपाल ने उसके लिए जवाब दिया, मास्टर ईशान, सबसे ऊंची बोली 45 मिलियन है। 45 मिलियन? ईशान ने बड़बड़ाया। ईशान ने आशुतोष से कहा, मुझे वो 45 मिलियन दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आशुतोष के चेहरे पर दर्द भरा भाव उभरा। हालांकि उनकी दौलत अरबों में थी, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा किसी न किसी तरह जमा था। तो 45 मिलियन नकद तुरंत निकालने का मतलब था कि उन्हें कुछ पैसे का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ईशान द्वारा बिजली गिराकर उसे धूल में मिलाने के ख्याल से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हाँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कि आशुतोष ने मजबूरी में कहा। बहुत अच्छा, अब निकल जाओ। ईशान ने हाथ हिलाकर आशुतोष को ऐसे भगाया जैसे वह कोई मक्खी हो। आशुतोष और गोपाल मेहता दोनों ने राहत की सांस ली और जल्दी से बाहर की ओर मुड़े। काव्या ने अपने दांत पीस लिए और ईशान के पास चली गई। उसने लड़के पर अपनी पलकें झपकाईं, खुद को नम्र और प्यारा दिखाते हुए, और फिर हिम्मत करके एक सवाल पूछा, मास्टर ईशान, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हैं? काव्या ने एक पल रुककर कहा, मुझे आशुतोष और गोपाल मेहता की फिक्र नहीं है, लेकिन गुरु वासुदेव एक धोखेबाज और बेरहम इंसान लगता था। उसने जो धार्मिक मंत्र इस्तेमाल किया वो खुद सब कुछ बता देता है। क्या आपको डर नहीं कि वो बदला लेगा? ईशान ने हल्के से जवाब दिया, सब ठीक है, मैंने उसे डरा दिया है। वो कोई कदम उठाने की सोचेगा भी नहीं। बदला लेने के बजाय वो मुझसे भगवान की तरह डरेगा। ईशान की शांत आवाज के बावजूद उनके शब्दों में गजब का आत्मविश्वास था। काव्या का दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उस लड़के के लिए उसकी चाहत और बढ़ गई। अचानक एक खुशी भरी आवाज गूंजी, मास्टर ईशान, मैं जानता था कि आप बहुत ताकतवर हैं। उस आदमी को हराना आपके लिए बहुत आसान था।
विक्रम बॉडीगार्ड्स के पीछे से निकला और ईशान के पास पहुंचा। उसने ईशान को ऐसे देखा जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक को देखता है। इतने बड़े आदमी का बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ईशान ने मन ही मन शिकायत की। जब सब लोग आखिरकार इकट्ठा हुए तो जयदेव ने नौकरों को गंदगी साफ करने का हुक्म दिया। पहरेदार और कर्मचारी युद्ध की वजह से फैली गंदगी को अविश्वास से देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सवाल पूछे, तो उन्होंने तुरंत कमरे की सफाई शुरू कर दी। कार्यक्रम दूसरे आंगन में जारी रहा। आंगन के बीच में खाने से भरी एक मेज थी। ईशान मेज के सिरहाने बैठ गया। भले ही उसके आसपास के ज्यादातर लोग ईशान से ज्यादा अमीर और प्रभावशाली थे, लेकिन सबको लगा कि ईशान के लिए यही सही जगह है। जब सब लोग अपनी सीटों पर बैठ गए तो ईशान ने काव्या से पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? जब लड़की ने सबको उसके पुराने दिनों के बारे में बताया तो वह बहुत हैरान हुआ। जिस तरह उसने उसे देखा, उससे पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब दोनों मिले थे। गुरु वासुदेव को हराने के बाद काव्या उससे बात करने वाली पहली शख्स थी। काव्या ने ईशान को एक प्यारी मुस्कान दी और जवाब दिया, मैं वामिका के साथ बड़ी हुई हूं। हम बहनों की तरह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ईशान ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, चूंकि तुम वामिका की दोस्त हो तो मेरे पास क्यों नहीं बैठती? जयदेव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उसने काव्या की ओर सिर हिलाया और उसे इजाजत देने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए काव्या ईशान के पास बैठ गई। वह एक खूबसूरत औरत थी और उसने जो टाइट सूट पहना था वो आम बिजनेस से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। जयदेव की चालाकी को भांपकर बाकी व्यापारी मन ही मन बड़बड़ाए। लोमड़ी फिर से शहद फंसा रही है। उनके दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। वे पहले से ही सोच रहे थे कि अपनी भतीजी या बेटियों में से कौन मास्टर ईशान को उनके समर्थन के बदले लुभा सकती है। मास्टर ईशान दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी किशोरावस्था की शुरुआत हो, तो वो मीठी बातों और सुंदर शरीर के लिए सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। उन्हें नहीं पता था कि ईशान का काव्या को अपने बगल में बैठाने का कोई गलत इरादा नहीं था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह वामिका के साथ उसके रिश्ते को मानना चाहता था। जब सब लोग अपनी सीटों पर बैठ गए तो ईशान ने मास्टर अनिल की ओर देखा और पूछा, मास्टर अनिल, आपने बताया कि गुरु वासुदेव खास थे। क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? ईशान को मास्टर कहकर पुकारते सुन मास्टर अनिल को लगा कि यह सम्मान उनके लिए बहुत बड़ा है। मास्टर ईशान, प्लीज, मैं मास्टर की उपाधि के लायक नहीं हूं। गुरु वासुदेव के हाथों उनकी हार ने उनके हौसले तोड़ दिए थे। ईशान की बिजली और गर्जन को कंट्रोल करने की काबिलियत देखने के बाद उन्होंने ईशान को ताकतवर माना। चूंकि मास्टर अनिल की साधना ने उन्हें इस क्षेत्र से वाकिफ कराया था, इसलिए उन्हें पता था कि गुरु वासुदेव की भूत नियंत्रण कला की तुलना ईशान की बिजली कला से नहीं की जा सकती। ईशान गुरु वासुदेव से कम कई गुना ज्यादा ताकतवर था। फिर भी ईशान ने एक सवाल पूछा था तो वो जवाब देंगे। तथाकथित खास शब्द का इस्तेमाल साधकों के छोटे ग्रुप में होता था। एक बार जब हम ताओ के दायरे में चले जाते हैं तो हम धार्मिक ताकतें हासिल करना शुरू करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम धार्मिक चीजों को चालू करने और धार्मिक मंत्र डालने के लिए करते हैं। इसे ऊर्जा को शुद्ध करना और बनाना कहते थे, जबकि बौद्ध इसे जेन को मजबूत करना कहते हैं। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये बस बाहर की ताकत को अंदर लाकर आंतरिक शक्ति बनाने की प्रक्रिया थी। हर स्कूल और संप्रदाय का अपना नाम था, लेकिन असल में सब एक ही चीज थी। जैसे ही मास्टर अनिल ने ईशान को समझाया, वह हैरान हुए बिना न रह सके कि मास्टर ईशान जैसा अनुभवी शख्स उनसे इतना बुनियादी सवाल क्यों पूछ रहा है। उनके मौजूदा स्तर पर उनकी ताकत को याद रखने के लिए किताबें लिखी जानी चाहिए थीं। अपनी शंकाओं के बावजूद उन्होंने चुप रहने और कोई सवाल न उठाने का फैसला किया। आह, अब समझ आया, ईशान ने सिर हिलाया। तथाकथित खास गुरु या ऊर्जा को शुद्ध करना और बनाना, ये सब आधार स्थापना स्तर को बुलाने के तरीके थे। साधना के कई स्कूल थे तो एक ही चीज को बुलाने के कई अलग अलग तरीके थे। लगता है कि अमर साधना की विधि धरती पर कुछ अलग अलग संप्रदायों और ग्रुप्स को दी गई थी। गुरु वासुदेव, जयदेव और मनोज द्वारा इस्तेमाल किए गए हुनर और तकनीकों से मैं बता सकता हूं कि उन्होंने जो सीखा
वो असली साधकों की ताकत से बहुत दूर है। कितनी शर्म की बात है। ईशान ने अफसोस जताया। गुरु वासुदेव 60 साल के लग रहे थे, फिर भी वो अभी आधार स्थापना स्तर के मध्य चरण में ही पहुंचे थे। मास्टर अनिल तो और भी बुरे थे। अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बर्बाद करने के बाद वो मुश्किल से आधार स्थापना स्तर के शुरुआती चरण में पहुंचे थे। अगर धरती पर साधना में ऐसी कमजोरी आम थी, तो ईशान को शक था कि उसे कभी ऐसा साधक मिलेगा जो ज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। उसने गुस्से में पूछा। गुरु वासुदेव ने चिल्लाकर कहा था, स्वर्गीय गुरु संप्रदाय की बिजली गर्जन कला, वो क्या है? क्या वो ड्रैगन टाइगर माउंटेन के स्वर्गीय मास्टर संप्रदाय की बात कर रहा था? ईशान हैरान रह गया जब उसने गुरु वासुदेव को अपने रहस्यमयी बिजली गर्जन को स्वर्गीय मास्टर संप्रदाय की बिजली गर्जन कला कहते सुना। ईशान के दिमाग में सबसे पहले ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर स्वर्गीय मास्टर झांग द्वारा शुरू किया गया एक पुराना संप्रदाय आया। ईशान ने सुना था कि कुछ लोग कन्फ्यूशियस के वंशज होने का दावा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्वर्गीय गुरु से बच गया हो और अब फिर से स्वर्गीय गुरु के धार्मिक मंत्रों का प्रचार कर रहा हो? मास्टर अनिल मुस्कुराए और बोले, उस संप्रदाय की स्थापना 1000 साल पहले हुई थी। उनकी कला बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। यह स्वर्गीय गुरु संप्रदाय अलग था। ये एक बड़े क्षेत्र में एक प्रमुख संप्रदाय है। भले ही ये ड्रैगन टाइगर पर्वत पर भी था, लेकिन इसका उस पुराने संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि ये क्षेत्र में एक प्रमुख संप्रदाय है। भले ही ये ड्रैगन टाइगर पर्वत पर भी था, लेकिन इसका उस पुराने संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं था। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि यह संप्रदाय बिजली की गर्जन कला के लिए मशहूर था। इसका इस्तेमाल राक्षसी और बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए होता था। कहा जाता है कि कुछ 100 साल पहले एक महान गुरु पहाड़ से उतरे और अनगिनत जादू टोने वालों को भगा दिया, लेकिन पिछले 50 सालों में किसी ने भी इस संप्रदाय के बारे में नहीं सुना। गुरु वासुदेव के बोलने के लहजे से मैंने अंदाजा लगाया कि वो उस इलाके से थे। उस इलाके के साधक अपनी भूत नियंत्रण और खून मोड़ने की काबिलियत के लिए बदनाम थे। स्वर्गीय मास्टर संप्रदाय की बिजली गर्जन कला के लिए उनकी नफरत और डर उनकी यादों में बसा था। तो जब गुरु वासुदेव ने समानता देखी तो उन्होंने इसका नाम बोल दिया। मास्टर अनिल ने कहा। तब तक वो अपनी उत्सुकता रोक नहीं सके और पूछा, मास्टर ईशान कहाँ से हैं? आपके गुरु कौन हैं? मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि सिर्फ स्वर्गीय गुरु संप्रदाय के पास बिजली जैसे प्राकृतिक तत्वों को मोड़ने की काबिलियत थी। तो क्या आप? ईशान मुस्कुराया और फिर अपना सिर हिलाया। मैं बचपन से अपनी साधना पर ध्यान देता रहा हूं और साधना के मौजूदा हालात के बारे में बहुत कम जानता हूं, लेकिन मेरा संप्रदाय स्वर्गीय गुरु संप्रदाय से जुड़ा नहीं था। हालांकि ईशान का रहस्यमयी बिजली गर्जन मंत्र अमर साधना में सबसे कम विकसित मंत्र था, फिर भी ये धरती की सबसे ताकतवर साधना कला से कहीं आगे था। मास्टर अनिल के मन में और भी कई सवाल थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने तक रखा। उन्होंने सिर हिलाया और ईशान की तारीफ की। मास्टर ईशान, इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची उपलब्धि हासिल कर पाए। मुझे यकीन है कि जब आप मेरी उम्र के होंगे तो आप भगवान जैसे बन जाएंगे। आपके और आपके गुरु की तुलना में मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 56 साल बर्बाद कर दिए। मास्टर अनिल ने एक गहरी सांस ली। मास्टर अनिल के लिए ईशान की मौजूदा उपलब्धि किसी खास गुरु से भी ज्यादा थी। ऐसा दूसरा शख्स ढूंढना मुश्किल होगा जिसकी ताकत इस लड़के के बराबर हो। मास्टर अनिल को हैरानी हुई कि ईशान के गुरु कितने ताकतवर होंगे जिन्होंने ऐसा गजब का शिष्य बनाया। ईशान चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया। उनके गुरु अमर सिंह अमर साधक थे जो 8,40,000 साल से ज्यादा जी चुके थे। उन्हें उन सिद्ध अमर लोगों में भी बूढ़ा माना जाता था जिन्होंने पुनर्मिलन स्तर हासिल कर लिया था। इन आम लोगों की नजर में वो एक अमर देवता हो सकते हैं। आखिर सिर्फ देवता ही सूरज को निगल सकते थे और खालीपन से चीजें बना सकते थे। जब वो दोनों साधना के बारे में बात कर रहे थे, बाकी मेहमान बस सुन रहे थे। भले ही उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो चुपचाप सुन रहे थे और बीच में नहीं बोले। आज के कार्यक्रम से पहले सबको लगता था कि भूत नियंत्रण
या बिजली गर्जन से जुड़ी कहानियां बस बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर कोई उनके सामने ऐसे विषय पर बात करता तो वो सोचते कि बोलने वाला पागल है। लेकिन अब वो ईशान और मास्टर अनिल के मुंह से निकले हर शब्द पर यकीन करते थे। देवताओं और अमर प्राणियों की ये गजब की कहानियां सब सच हैं। कितनी आंखें खोलने वाली हैं। कई मेहमानों ने मन ही मन कहा। जयदेव ने इस विषय पर हमेशा खुले दिमाग से सोचा था, तो वो बाकी मेहमानों की तरह इस खुलासे से हैरान नहीं हुए। जयदेव ने कहा, मास्टर ईशान और मास्टर अनिल, हम आप दोनों को चंद्रनगर में पाकर बहुत गर्व और खुशकिस्मत महसूस करते हैं। मास्टर ईशान ने इतनी कम उम्र में इतनी गजब की उपलब्धि हासिल की है। इसमें कोई शक नहीं कि वो साधना के क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रतिभा है। दूसरी तरफ मास्टर अनिल जानकार हैं और इज्जत की भावना के लिए बहुत सम्मानित हैं। एक अनुभवी बोलने वाले के तौर पर जयदेव को अच्छे से पता था कि दोनों गुरुओं की बराबर तारीफ कैसे करनी है बिना किसी का अहंकार ठेस पहुंचाए। मास्टर अनिल को पता था कि वो मास्टर ईशान के साथ नाम लिए जाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। भले ही वो मास्टर ईशान जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन वो लड़के से ज्यादा जानकार थे और बेहतर रिश्ते रखते थे। मजाक नहीं, मास्टर ईशान, आप हाई स्कूल में ही गर्जना शुरू कर सकते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि जब आप यूनिवर्सिटी से पास होंगे तो आप भगवान बन जाएंगे। विक्रम ने ईशान की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये मेरे लिए इज्जत की बात है और मेरी भतीजी का सौभाग्य है कि आप मेरे दोस्त हैं। ईशान ने विक्रम को तिरछी नजर से देखा, क्योंकि वो उनकी चापलूसी की काबिलियत से हैरान था। विक्रम के शब्दों ने बाकी मेहमानों को अपनी वफादारी दिखाने और ईशान की तारीफ करने की याद दिला दी। जल्द ही ईशान चंद्रनगर के एक दर्जन से ज्यादा बड़े व्यापारियों से घिर गया, जो इस जवान प्रतिभा की तारीफ करने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स और नौकरों ने ईशान को बड़ी जलन से देखा। वो सिर्फ 16 साल का था, फिर भी उसने वो हासिल कर लिया जो सोचना भी मुश्किल था। वो एक अनगढ़ हीरे की मिसाल था। काव्या ने चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान के साथ ईशान का मुआयना किया। जल्द ही वो उसका हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जयदेव फिर बोला, मास्टर ईशान, आपको क्या लगता है कि हमें 8 त्रिग्राम प्लेट के साथ क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस